दोस्तों, पाकिस्तान की प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के 27 मिनट लंबे भारत विरोधी बयान का जवाब मात्र 2 मिनट में भारतीय विदेश मंत्री ने देकर पाकिस्तान में खलबली मचा दी। मतलब जिस पाकिस्तान का नाम अपनी स्पीच तक में भारतीय विदेश मंत्री ने नहीं लिया, वह भारतीय विदेश मंत्री के स्टेटमेंट को काउंटर करने के लिए यूएन में एक बार फिर राइट टू रिप्लाई के तहत जयशंकर के बयान को काउंटर करने लगा। इसके अलावा क्या चीन आखिरकार भारत को यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सदस्यता देने के लिए राजी हो गया? इसके बारे में भी काफी सारे न्यूज इस समय सोशल मीडिया पर चल रही है। इसके बारे में भी सही खबर क्या है वो जानेंगे। इसके अलावा पूरा ब्रिक्स संगठन, जिसमें चीन भी शामिल है, उसने एक सुरबे पहलगाम अटैक को कंडेम किया। साथ ही 2026 में भारत इसकी अध्यक्षता करने वाला है। वहीं नायरा एनर्जी ने वेस्टर्न प्रतिबंधों को बाईपास करना अब शुरू कर दिया है। इन सभी खबरों के बारे में एक एक करके इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं यूएन में भारतीय विदेश मंत्री के बयान की। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए जयशंकर ने पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवाद का केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि भारत आजादी के समय से ही इस समस्या का सामना कर रहा है, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश दशकों से आतंकवाद को पनाह देता आ रहा है। जयशंकर ने साफ कहा कि कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय आतंकी हमलों की जड़ें पाकिस्तान में मिलती है और संयुक्त राष्ट्र की आतंकवादी सूची में भी पाकिस्तान के नागरिक भरे पड़े हैं। उन्होंने अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र किया, जिसमें निर्दोष पर्यटकों की हत्या हुई थी। जयशंकर ने कहा कि भारत ने अपने लोगों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई की और इस हमले में आयोजकों को सजा दी। अब दोस्तों, पाकिस्तान को आतंकवाद का एपिसेंटर बताए जाने पर पाकिस्तान भड़क गया, जबकि भारतीय विदेश मंत्री ने पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, पाकिस्तान की तरफ से जयशंकर के बयान को काउंटर आज किया गया और वही पुरानी बातें पाकिस्तान की तरफ से दोहराई गई। वहीं अब आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि भारतीय विदेश मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में या जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा था, इससे जुड़ी कोई जानकारी यूनाइटेड नेशन के मंच पर क्यों नहीं दी? तो इसका जवाब बहुत सिंपल है। भारतीय सेना की तरफ से सभी फुटेज और वीडियोस वगैरह ऑपरेशन सिंदूर की सार्वजनिक की गई है, जिसमें किस तरह से भारतीय मिसाइल और भारतीय फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान के कई एयरबेसेस, वहां के रनवे, रडार को तबाह किया और इन सब की फुटेज दुनिया के सामने रखी है। लेकिन पाकिस्तान जो दावे कर रहा है, उसका एक सबूत भी पाकिस्तान देने में सफल नहीं हुआ। यही कारण है कि झूठे दावों पर रिएक्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। पूरी दुनिया सच्चाई जानती है। आज तक 4 युद्ध भी पाकिस्तान भारत से लड़ चुका है और पाकिस्तान के अंदर युद्ध में अपने आप को विजेता बताया जाता है, जबकि बाकी दुनिया जानती है कि सच्चाई क्या है और किस तरह से 1971 के युद्ध में तो पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर तक कर दिया था। पाकिस्तान को आतंकवाद का एपिसेंटर बताने के अलावा भारतीय विदेश मंत्री ने अमेरिका को भी घेरा। उन्होंने बिना नाम लिए अमेरिका पर भी कटाक्ष किया। जयशंकर ने कहा कि आज दुनिया में डी रिस्किंग यानी जोखिम कम करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, क्योंकि बाजार की अनिश्चितता, ऊंचे टैरिफ और सीमित सप्लाई के कारण देश परेशान है। उन्होंने बताया कि वैश्विक व्यापार में गैर बाजारी नीतियों और नियमों के साथ खिलवाड़ ने हालात और बिगाड़े हैं। ऐसे में किसी एक देश पर ज्यादा निर्भरता बाकी दुनिया के लिए खतरा बनती जा रही है। चलिए अब बात करते हैं चीन के द्वारा भारत की परमानेंट सदस्यता का समर्थन करने को लेकर जो न्यूज इस समय सोशल मीडिया वगैरह पर वायरल हो रही है, क्या वह सही है? आपने यकीनन इससे जुड़ी खबर सुनी होगी। दरअसल नव भारत टाइम्स और कई बड़े मीडिया संस्थानों ने इस आर्टिकल को पब्लिश किया, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि भारत और ब्राजील की यूनाइटेड नेशन में सदस्यता का समर्थन चाइना के द्वारा किया गया है। अब ये आर्टिकल और खबर झूठी नहीं है, लेकिन ये आधा सच है। दरअसल हाल ही में ब्रिक्स की एक बैठक हुई थी, जिसमें ब्रिक्स लीडर्स की तरफ से ये कहा गया कि यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म होना चाहिए। यही नहीं, भारत और ब्राजील को यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सदस्यता भी मिलनी चाहिए। अब इसमें चाइना भी है। यही कारण है कि कई न्यूज चैनलों की तरफ से ये बताया जा रहा है कि चीन ने भारत का समर्थन किया, जबकि ये ब्रिक्स संगठन का कलेक्टिव स्टेटमेंट है। उदाहरण के तौर पर ये कोई पहली बार नहीं है। आप अपनी स्क्रीन पर 7 जुलाई का आर्टिकल देख सकते हैं। इससे पहले भी जब ब्रिक्स के लीडर्स आपस में मिले थे, तो वहां पर भी यही बात दोहराई गई थी। वहीं आप बकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, यानी कि ये कोई नया नहीं है। हर बार ब्रिक्स की बैठक में यही बात दोहराई जाती है, यानी कि अगर चीन इतना ही परमानेंट सदस्यता देने के लिए राजी हो जाता, तो बाकी 4 देश तो भारत को परमानेंट सीट देने के लिए तैयार है ही। और अगर ऐसा होता तो अब तक भारत को
परमानेंट सदस्यता मिल जाती। लेकिन सच्चाई यह है कि जब परमानेंट सदस्यता देने की बात आती है तो हर बार चीन टांग अड़ा देता है। हालांकि अब ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि पूरी दुनिया से अब यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म की आवाज उठ रही है और अब ये संगठन डेड होता जा रहा है। ऐसे में ज्यादा दिन तक चाइना भी भारत की सदस्यता को रोक नहीं सकता और उसे आखिरकार झुकना ही होगा। उसके अमेरिका के साथ इस समय जिस तरह के हालात बन रहे हैं, ऐसे में उसे भारत के साथ की जरूरत भी है। दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन की साइडलाइन में ब्रिक्स की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक की सबसे खास बात यह रही कि भारत साल 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता यानी चेयरशिप संभालने जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बैठक की अध्यक्षता की और भारत की प्राथमिकताओं को सबके सामने रखा। बैठक में शामिल सभी देशों ने भारत की आगामी चेयरशिप का स्वागत किया और कहा कि वे पूरी तरह भारत का समर्थन करेंगे। यानी कि 2026 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति पुतिन सहित सभी बड़े लीडर्स भारत में ब्रिक्स की मीटिंग को अटेंड करने आएंगे। वहीं इस साल के अंत में भी पुतिन भारत का दौरा करने वाले हैं। बैठक में आतंकवाद पर भी कड़ा रुख अपनाया गया। मंत्रियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले की निंदा की। ब्रिक्स देशों ने साफ कहा कि आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने आतंकवाद को पनाह देने, उसे फंडिंग करने और सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ जैसे मुद्दों पर जीरो टॉलरेंस की बात कही। यानी इस बार दोहरे मापदंडों को सिरे से खारिज कर दिया गया। चलिए अभी यूनाइटेड नेशन से अलग बात करते हैं नायरा एनर्जी की। रूस समर्थित भारतीय कंपनी नायरा एनर्जी की जो हाल ही में फिर से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चर्चा में आ गई। यूरोपीय संघ यानी ईयू की सख्त पाबंदियों के बाद नायरा एनर्जी ने अपना निर्यात रोक दिया था, लेकिन अब कंपनी ने फिर से विदेशी बाजारों में तेल उत्पाद भेजना शुरू कर दिया। आपको बता दें, नायरा एनर्जी एक निजी कंपनी है जिसके पास गुजरात के वाड़ीनार में एक विशाल रिफाइनरी है। इस रिफाइनरी की क्षमता करीब 4 लाख बैरल प्रतिदिन है। जुलाई में यूरोपीय संघ ने इस कंपनी पर रूस से तेल खरीदने के कारण प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद करीब 2 हफ्ते तक नायरा ने तेल उत्पादों का निर्यात पूरी तरह रोक दिया। प्रतिबंध का असर साफ दिखाई दिया। जनवरी से जुलाई तक नायरा हर दिन औसतन 1.38 लाख बैरल पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल एक्सपोर्ट कर रही थी, लेकिन अगस्त और सितंबर में यह गिरकर सिर्फ 80,000 बैरल प्रतिदिन रह गया। इसके साथ ही कंपनी को अपनी रिफाइनरी की क्षमता भी घटाकर 70 से 80% पर चलानी पड़ी, क्योंकि जहाज किराए पर लेने और ईंधन बेचने में दिक्कतें आने लगी। प्रतिबंध से पहले नायरा एनर्जी अपने पेट्रोल और डीजल ज्यादातर पश्चिमी देशों, मध्य पूर्व और एशियाई बाजारों में बेचती थी, लेकिन अब हालात बदल गए। यूरोप का बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने नए बाजार तलाशे हैं। अब इसका तेल मध्य पूर्व, तुर्की, ताइवान और ब्राजील जैसे देशों में जा रहा है। अगस्त से सितंबर तक कम से कम 16 कार्गो जहाज वाड़ीनार बंदरगाह से रवाना हुए। इनमें डीजल, पेट्रोल और जेट फ्यूल भरा हुआ था। इनमें से कुछ जहाज ओमान और यूएई के पास खड़े हैं, जहां उन्होंने शिप टू शिप ट्रांसफर किया, यानी समुद्र में ही माल को एक जहाज से दूसरे जहाज में शिफ्ट किया। 2 जहाज तुर्की में जाकर उतरे, जबकि ब्लू एम्बर और एनाया नाम के 2 जहाज ब्राजील के बंदरगाह सेंटोस और प्रानुगुआ की ओर जा रहे हैं। इस तरह ओपल नामक टैंकर ने वाड़ीनार से हाई सल्फर डीजल लेकर 22 अगस्त को सफर शुरू किया और 16 सितंबर को ताइवान के ताइचुंग पोर्ट पर माल उतारा। हालांकि ताइवान सरकार ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन वहां रूस पर सख्त पाबंदियां लगी है। बावजूद उसके रूस से आने वाली ऊर्जा पर वहां सीधा प्रतिबंध नहीं है। ट्रेडिंग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि नायरा के पेट्रोल की बड़ी खेप को मध्य पूर्व में रेडवुड ग्लोबल सप्लाई नाम की कंपनी खरीद रही है। हालांकि इस कंपनी के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई। साफ है कि प्रतिबंधों के बावजूद नायरा एनर्जी नए रास्ते खोज रही है और अपने तेल उत्पादों को बेचने के लिए नए बाजार तलाश रही है। यूरोपीय संघ की पाबंदियों ने कंपनी को मुश्किल में जरूर डाला, लेकिन अब ओमान, यूएई, तुर्की, ताइवान और ब्राजील जैसे देश नायरा के लिए नए ग्राहक बन गए हैं। ये दिखाता है कि वैश्विक बाजार कितना जटिल और बदलते हालातों पर निर्भर है। बहरहाल दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी डेली ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको डेली ऐसी वीडियो मिलती रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।